मेरा नाम संध्या है। मेरी किस्मत बचपन से ही खराब थी। ऐसा इसीलिए नहीं था कि मैं अपना खराब भाग्य लेकर पैदा हुई थी, बल्कि ऐसा इसलिए था लोगों ने कुछ इत्तेफाक से होने वाले हादसों को मेरे भाग्य से जोड़ दिया था और जो कुछ भी गलत होता था उसका इल्ज़ाम मुझ पर ही आता था, जिससे मुझे मनहूस कहा जाता था और हर गलत काम की वजह मुझे ही बनाया जाता। मैं तो बहुत मासूम थी, अपने माता पिता के साथ ऐसे रहना चाहती थी जैसे हर बेटी रहती है, लेकिन मेरे नसीब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरे वही माता-पिता जिनके घर में ऊपर वाले ने मुझे भेजा, जिनके घर में मेरा जन्म हुआ, उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं किया और अपनी ही बेटी के साथ गैरों जैसा सलूक करते रहे। इसकी असल वजह ये थी कि जिस दिन से मैं पैदा हुई थी, तो मेरे पापा का कारोबार नुकसान में जा रहा था। पापा को तभी से लगने लगा कि जब से मेरा मनहूस साया उनके घर पर पड़ा है, तब से ही धीरे-धीरे उनका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मेरे पापा मुझसे नफ़रत करने लगे थे। वक़्त गुज़रता गया और जैसे ही मैं 18 साल की हुई, तो मेरे पापा मुझे आगे और बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। मैं इस लड़की को अपने घर में और नहीं रख सकता। बस इन 15 सालों में मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मगर अपनी ही बेटी से छुटकारा पाने का उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, उसकी शादी करवा देना। सो इसीलिए मेरे पापा ने 18 साल की ही उम्र में मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। हमारे घर में जो नौकर काम करता था राजू, उसके साथ मेरी शादी कर दी गई थी। वो उम्र में मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मुझे मारता पीटता था, मुझ पर शक करता था और हर तरह से मुझे परेशान करता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। एक दिन वो मुझ पर पेट्रोल डालकर मुझे जलाने लगा। फिर ऊपर वाले ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसकी वजह से मेरे पति की आंखें फटी की फटी रह गई थी और मैं ऊपर वाले के इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गई थी। मेरे पास भागने का बहुत अच्छा मौका था, इसलिए मैंने अपने पति को एक जोरदार धक्का दिया तो वो जमीन पर जाकर गिर गया था। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा और तेजी से घर से भाग गई थी। भागते भागते मैं एक पुरानी बस्ती में पहुंच गई थी, जहां देखा कि बहुत सारे भिखारी रहते थे। मैं भी वहां उन लोगों के साथ भिखारन बनकर चोरी चुपके रहने लगी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब वहां से गुजरती हुई एक महंगी और बड़ी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी थी। मुझे गाड़ी का अपने आगे रुकना मामूली लगा था, मगर जैसे ही अंदर बैठा आदमी बाहर उतरा और मुझे देखकर कहने लगा कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम मॉडल बनोगी? ये सुनते ही मैं उस आदमी की बात फौरन मान गई थी, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने अपने सारे फैसले अब ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिए थे। वो आदमी मुझे अपने साथ ले गया, पर वहां तो जाकर मेरी जिंदगी और भी ज्यादा। मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी हमारे घर के ही नौकर से करवा दी। हालांकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी उम्र 18 साल थी और इस उम्र की लड़कियां अपने शौक पूरे करती हैं, पढ़ाई करती हैं, अपने माता पिता की लाडली होती हैं। लेकिन मैं अपने माता पिता की लाडली बिल्कुल भी नहीं थी। इकलौती बेटी होते हुए भी मैं उनकी लाडली नहीं थी। शादी के बाद मैंने सोच लिया था कि पति का घर ही मेरा अपना घर है, इसलिए मैंने अपने पति के घर में हर वो काम किया जिससे मेरा पति खुश हो सके। मैं उसको खुश रखने की, उसका दिल जीतने की हर तरह से कोशिश करती थी, मगर दिन ब दिन उसका व्यवहार इतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था कि वो मुझे घर से निकलने तक नहीं देता था। मैं उसके घर में कैद होकर रह गई थी। उससे कहती थी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मगर उसके दिमाग में न जाने क्या भूत सवार रहता था। मैं अगर उसे कोई सफाई देती तो वो करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता था। कभी-कभी तो वो कहता था कि तुम जैसी औरतें वफादार नहीं होती, क्योंकि अगर तुम वफादार और इज्जतदार होती तो तुम्हारा पिता तुम्हें मेरे हवाले नहीं करता। मैंने तो तुमसे शादी करके गलती ही कर दी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम्हारा बाप कितना अमीर आदमी था, अपनी बेटी से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने ही घर के नौकर से शादी तो कर दी, मगर खाली हाथ अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दिया। उसके शब्द मेरे दिल को छलनी कर देते थे। उसके वो शब्द मेरे वजूद पर जख्म की तरह निशान छोड़ जाते थे, मगर मैं खामोश रहती थी। मेरा मन करता था कि मैं जोर जोर से चीख कर रोऊं, सब कुछ तोड़ फोड़ दूं, और फिर जब मैं खुद को आईने के सामने खड़ा करके खुद से ही सवाल करती थी कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है,
क्यों मैंने सारी जिंदगी लोगों की नफरत ही सही है? क्या मेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता? क्या कोई मुझसे प्यार करने वाला नहीं है? क्या कोई मुझे इज्जत देने वाला नहीं है? क्या इस दुनिया में मेरे आने का मकसद सिर्फ इतना था कि मुझे कदम कदम पर जलील किया जा सके? आखिर मैं ये कब तक बर्दाश्त करूंगी? ये सब कुछ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मगर मैं फिर भी खामोश रहती थी। मेरे वो दिन बहुत अजीब से गुजरने लगे थे, क्योंकि जब भी मेरा पति घर आता था, तो बस मुझ पर वो बेवजह चीखता था, चिल्लाता था और सोने के लिए लेट जाता था। मुझे उससे मोहब्बत की उम्मीद थी, मगर वो तो मुझे कभी मोहब्बत तो दूर की बात, इज्जत भी ना दे सका था। मेरे दिमाग में वो समय गूंजता था जब मैं अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर उन्हें अपने सपने सुनाया करती थी और मम्मी कहती थी कि मेरी बेटी एक दिन बहुत खुशियाँ देखेगी। मगर मम्मी के ये शब्द गलत थे, क्योंकि मेरी जिंदगी तो जैसे खुशियों के लिए तरस रही थी। मेरी हर रात बस भीगते हुए तकिए पर ही गुजर जाती थी। मगर एक रात ऐसी भी आई थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। उस रात बहुत सन्नाटा था, तेज हवा चल रही थी और आसमान पर बादल किसी बड़े तूफान की गवाही दे रहे थे। मैं कमरे में दुबकी हुई बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी। जब मेरा पति घर आया तो हमेशा की तरह गुस्से में था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और हमेशा की तरह उसने मुझे देखते ही जोर से दरवाज़ा बंद किया और गुर्रा कर कहने लगा कि आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि तू हमेशा याद रखेगी। तूने आखिर मुझे समझा क्या है? मैं अंधा हूँ। तेरी आंखों में मुझे बेवफाई साफ नजर आती है। मुझे पता है तू मेरे पीछे क्या करती है। मेरे पीछे अपने आशिकों को घर बुलाती है। उसकी बातें सुनकर मैं कांप गई थी। वो जो कुछ भी कह रहा था सरासर झूठ था। मैं किसी को घर बुलाना तो दूर, किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। जब मैं उसके घर में आई थी, बाहर की दुनिया को तो जैसे भूल ही गई थी, तो फिर वो कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकता था? मगर वो मेरा पति था, एक दरिंदा था, वो कुछ भी कर सकता था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि तुम मुझ पर बेवजह शक करते हो। जैसा तुम सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात न सुनी। उसने वो बोतल खोली जो वो अपने साथ लेकर आया था। वो शराब पिया करता था और नशे की हालत में मुझे बुरी तरह से मारता था। अपना सारा नशा मुझ पर उतार दिया करता था। उसने पहले शराब की बोतल मुंह से लगाई और कमरे से बाहर निकल गया। फिर वो एक दूसरी बोतल लेकर आया। उसने उसे खोला। इस बोतल को देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो मौजूद तरल पदार्थ मेरे ऊपर डालने लगा था। वो कुछ और नहीं बल्कि पेट्रोल था। पेट्रोल की खुशबू जैसे ही मेरी नाक से लगी, मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर कुछ ना हो सका। और फिर वो हुआ जिसने मेरा संबंध नासिक के एक छोटे से इलाके से है, जहां मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक बड़ी सी कोठी में रहती थी। वैसे तो मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, मगर मेरे पापा फिर भी मुझसे खिंचे खिंचे ही रहते थे, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनको हमेशा से ही एक बेटे की तमन्ना रही थी, जो उनके बिजनेस को संभालता और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाता। बस यही मेरी गलती थी कि मैंने उनके घर में जन्म क्यों लिया, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गया था। वैसे तो हम बहुत बड़े घर में रहते थे, मगर मेरे पापा का दिल हमेशा मेरे लिए छोटा ही रहा था। उन्होंने कभी मुझे जी भरकर तक नहीं देखा था, मगर मेरी मम्मी की मुझ में जान बसती थी। वो मुझे प्यार करती थी। आखिरकार उन्होंने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया था। लेकिन ये बात भी मेरे पापा को पसंद नहीं थी। मम्मी मुझे हमेशा गले से लगाकर भीगी हुई आंखों से पापा को देखती थी और कहती थी कि ये आपकी बेटी है। बेटी होना कोई पाप तो नहीं। ऊपर वाले ने हमें एक बेटी दी है, आगे बेटा भी देगा। अब जो दिया है उसकी तो कदर करो। मगर मेरे पापा मम्मी को इस बात पर डांट देते थे। पापा के दिल में मेरे लिए कभी कोई एहसास नहीं जागा था। पापा को बेटे की चाहत थी, मगर जब मैं पैदा हुई तो मम्मी दोबारा कभी माँ नहीं बन सकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो माँ बन जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इल्ज़ाम भी मुझ पर ही आया। पापा मम्मी से कहते थे कि ये सब तुम्हारी मनहूस बेटी के साये का नतीजा है। अगर ये इस दुनिया में ना आती तो बेटा होता, और शायद बेटे के कदम शुभ होते, जिसकी वजह से तुम आगे भी माँ बन सकती। तुमने तो कहा था कि मैं इंतज़ार करूं, ऊपर वाला मुझे बेटा भी देगा। मगर ये 4 साल की हो चुकी है और अब तक तुम गर्भवती नहीं हुई हो, तो फिर मैं आगे भी क्या उम्मीद लगाऊं? और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मम्मी पापा की बात सुनकर खामोश रहती थी। मजबूर होकर पापा ने बेटे की तमन्ना पूरी कर ही ली थी।
एक लड़का गोद ले लिया था और उसका नाम उन्होंने विराज रखा था और वो भी मेरी ही उम्र का था। मेरे पापा उसे बहुत प्यार करते थे, ऐसे जैसे कि वो उनका ही खून हो। विराज के आने के बाद मेरे लिए घर का माहौल और भी ज्यादा अजनबी हो गया था। पापा ने जैसे अपना सारा ध्यान विराज को ही देना शुरू कर दिया था। वो उसके साथ बैठते थे, उसे गोद में लेते थे, उसे प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, उसे नए नए खिलौने दिलाया करते थे, उसे स्कूल छोड़ने के लिए भी खुद ही जाते थे और हर छोटे से छोटे काम पर भी उसकी तारीफ करते थे। जबकि मैं खामोशी से चुपके चुपके ये सारा तमाशा देखती रहती थी। विराज के लिए पापा के होठों पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी, जबकि मेरे लिए वहाँ हमेशा नफरत और खामोशी ही होती थी। और उनकी ये खामोशी वक्त के साथ साथ एक दीवार में बदल गई थी, मेरे और पापा के बीच बढ़ती ही चली गई थी। पापा हमेशा मुझे लेकर मम्मी से झगड़ा करते रहते थे। कहते थे कि अगर तुम इस लड़की को जन्म ना देती तो आज हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली होती। पापा का कहना था कि मेरा कारोबार नुकसान में जा रहा है, ये सब इस मनहूस की वजह से हो रहा है। मम्मी पापा की बातें खामोशी से सुनती रहती थी। मम्मी मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी दुनिया, मेरी पनाह और मेरी ताकत थी। लेकिन वो भी अपने पति की बात को मुझसे पहले अहमियत देती थी। लेकिन फिर भी उन्हें मेरा बहुत ख्याल था। मेरा जब भी दिल टूटता है या जब भी मुझे पापा की नज़रों से तकलीफ महसूस होती थी, तो मम्मी की गोद मेरे लिए स्वर्ग बन जाती थी। वो मेरे बालों में हाथ फेरती थी और मुझसे कहती थी कि मेरी बेटी, तुम वो सूरज हो जो एक दिन हर अंधेरे को मिटा देगी। मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि काश पापा भी मम्मी की तरह ही सोचते होते। काश वो भी एक बार मेरी आंखों में झांककर मेरे वजूद को स्वीकार कर लेते। वो मान लेते कि उनकी बेटी उनके लिए मनहूस नहीं, बल्कि उनका अपना खून है। वक्त गुजरता गया। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मगर वहाँ भी लोग हम दोनों को भाई बहन समझने की गलती नहीं करते थे। वो जानते थे कि राज को मेरे पापा ने बेटा बनाया था और वो मुझे सिर्फ एक बोझ की तरह बर्दाश्त करते थे। राज बुरा नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही करता था। हमारे बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, जैसे कि बच्चों में हो जाते हैं, मगर उसके दिल में मेरे लिए कभी नफरत नहीं आई थी। वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि पापा मुझे कोई वैल्यू नहीं देते। शुरू में उसे भी मेरे जैसी तन्हाई महसूस हुई होगी, मगर जैसे जैसे पापा ने उसे गले से लगा लिया था, वो मेरे मुकाबले में स्पेशल से स्पेशल होता चला गया था। जब मेरी उम्र 10 साल की हुई, तो पापा को बिजनेस में नुकसान होना बंद हुआ था और फिर धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा था। उन्होंने जल्द ही विराज को अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया था। वो ऑफिस में उसे सबसे मिलवाया करते थे, सबको बताते थे कि पूरे 10 साल के बाद उनका यही बेटा इस कंपनी का मालिक होगा। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी हो गई थी। मेरी उम्र 15 साल हो गई थी और मैं फर्स्ट ईयर में थी और मम्मी चाहती थी कि मैं आगे पढूं और कुछ बनूं। मैं चाहती थी कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं, ताकि एक दिन ऐसा आए कि पापा गर्व से मेरा नाम ले सकें और उन्हें यकीन हो जाए कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। उनकी बेटी मनहूस नहीं है। मगर मैं जानती थी कि मेरा ये सपना बहुत दूर था। मेरे कॉलेज का आखिरी साल था और जल्द ही मेरी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। अब मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। एक मम्मी ही थी जो दिन रात मेरी मदद करती थी, मेरे डॉक्यूमेंट चेक करती थी, कभी नए कपड़े मुझे खरीद कर दिया करती थी, ताकि मुझे पापा की नफ़रत ज़्यादा महसूस न हो सके। मगर फिर भी पापा के चेहरे पर एक अजीब सी नफ़रत रहती थी। वो मेरी कामयाबी को अपनी खुशी समझने के बजाय अपनी नाकामी समझने लगे थे। उन्होंने कभी मुझसे बात तक नहीं की थी। वो मुझसे रिलेटेड जो भी बात करते थे, वो मम्मी से ही करते थे और वो अक्सर मम्मी से यही कहते थे कि तुम्हारी बेटी आखिर पढ़कर क्या करेगी? इसे जाना तो अगले घर ही है, इसलिए इसके ऊपर इतना खर्च क्यों करती हो? ये सब पैसा मेरे बेटे के बिजनेस पर लगेगा। ये सब उनकी कड़वी बातें सुनकर भी मम्मी खामोश हो जाती थी, मगर मैं उनकी आंखों में अपने लिए लड़ने की तड़प देखती थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी अपनी दुनिया खुद बना सके, मगर पापा को लगता था कि मेरा हर सपना उनके बिजनेस के रास्ते की दीवार ही बन जाएगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई पर जो उनका पैसा लग रहा था, उनको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन जब मैं खुशी खुशी एडमिशन फॉर्म लेकर बैठी, तो पापा ने अचानक वो फॉर्म मेरे हाथ से छीनकर फाड़ दिया था और कहने लगे कि ये सब बकवास है। उनकी आवाज़ में जहर टपक रहा था।
मैं डर गई थी, इसलिए मैंने डरकर उनसे पूछा कि पापा, आखिर इसमें क्या बुराई है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने कहा, क्योंकि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है मेरा नसीब बर्बाद हो गया। पहले तुम्हारी माँ पर परेशानी आई थी कि वो तुम्हारे बाद मुझे कोई संतान न दे सकी, और फिर मेरा बिजनेस डूब गया। अब मेरा बेटा जवान हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया हमारे घर के सदस्यों पर या हमारे घर पर भी पड़े। जब से मेरा बेटा आया है मुझे फायदा हो रहा है, क्योंकि विराज के कदम से मुझे तरक्की मिल रही है और तुम्हारे वजूद से मुझे बदशगुनी। पापा के वो शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। मैं हैरानी और सदमे से पापा को देखती रह गई थी। वो पहला दिन था जब पापा ने खुलकर मुझसे अपनी नफरत का इजहार कर दिया था। तभी मम्मी भी बीच में आ गई थी और पापा को रोकते हुए कहने लगी कि ये सब तुम्हारा वहम है, हमारी बच्ची का इसमें क्या कसूर है। पापा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उनके दिल में मेरे लिए नफरत अब हद से गुजर चुकी थी। पापा की नफरत और गुस्से की वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी। पापा ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे। उन्होंने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी थी। वो रोज़ नए बहाने बना बनाकर मेरी पढ़ाई रोक देते थे। कभी कहते थे कि ये लड़की मनहूस है, कभी कहते थे कि इसका भाग्य हमारे लिए बेइज्जती की वजह है। विराज उनके साथ बिजनेस में साथ देने लगा था। अब लोग आते थे और विराज को जवान बिजनेसमैन कहते थे और पापा गर्व से मुस्कुरा दिया करते थे। मैं तो इन सब में जैसे कहीं खो सी गई थी। अगर इस समय मम्मी भी मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाती तो शायद मैं जान ही ले लेती। मेरी सारी खुशियां, सपने सब मुझसे छीन लिए गए थे, मगर मम्मी का साथ था। वो रोज रात को मेरे कमरे में आकर मुझे गले लगाकर कहती थी, संध्या, ये समय भी गुजर जाएगा, तुम्हारी पापा की आंखें एक दिन जरूर खुलेंगी। मैं जानती थी कि वो मुझे हौसला ही दे रही थी, मगर फिर भी मैं सर हिला दिया करती थी। मगर दिल में जानती थी कि पापा की आंखें कभी नहीं खुलेंगी। उनकी नफरत मेरे वजूद को निगल रही थी। एक दिन पापा के बिजनेस को अचानक फिर से बड़ा नुकसान हो गया था। कुछ गलत फैसला, कुछ गलत लोग, मगर पापा को लगा कि ये सब फिर से मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब से ये लड़की इस घर में आई है बर्बादी ही बर्बादी छा गई है। मेरे कारोबार में नुकसान हो रहा है। उस दिन उनको बहुत गुस्सा आया था। तभी वो भी किसी के सामने मुझे बातें सुनाते थे, कभी नौकरों के सामने तो कभी रिश्तेदारों के सामने। मम्मी के सामने वो मुझे बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि संध्या, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम हमारे घर से नहीं निकली तो मेरा सारा बिजनेस टूट जाएगा। मैं पापा की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं कांपते हुए बोली, पापा, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? उन्होंने सख्ती से कहा कि तुम्हारा वजूद ही तुम्हारा कसूर है। मेरे अपने पापा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे अंदर की दुनिया हिल गई थी। मुझे पता है कि जैसे मैं सच में इस घर में बोझ बन गई थी, खास तौर पर अपने पापा के लिए। इसके बावजूद भी मम्मी दिन रात मेरे लिए ढाल बनी रही थी। वो कभी पापा के कदमों में गिर जाती थी, कभी आंसू बहाकर कहती थी कि ये सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं है, बल्कि आपकी भी कुछ लगती है। इसलिए भगवान के लिए इस तरह इसे मत सताया करो। मगर पापा की जिद एक दीवार बन गई थी। विराज भी कई बार मेरे पास आकर कहता था कि संध्या, पापा का दिल ही ऐसा है, सख्त सा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मैं जानती थी कि पापा की नफरत मामूली वक्त की तो नहीं थी, बल्कि वो तो उनकी रगों तक उतर गई थी। फिर एक रात मम्मी ने धीरे से मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि संध्या, अगर तुम अपने सपनों को जीना चाहती हो तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारे पापा कभी तुम्हें अपनी पहचान नहीं देंगे। मैं कांप गई थी। मैं आखिर अपने परिवार को कैसे छोड़ सकती थी? मैंने कहा, मम्मी, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मम्मी ने आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा कि कभी कभी माँ अपनी बेटी को आज़ाद करने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। तुम जाओ, पढ़ो, कुछ बनो, हो सकता है कि तब तुम्हारे पापा तुम्हें मान जाएं। मेरे लिए वो फैसला आसान नहीं था। मैंने मम्मी की बात सुनकर उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था और कहा था, नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो वो यहीं रहते हुए बनाऊंगी। मैं भागकर अपने मम्मी पापा को किसी भी परीक्षा में नहीं डालना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से लोग मेरे पापा को तरह तरह की बातें सुनाएं या मेरी वजह से उनको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि इसी घर में रहकर पापा के दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। मेरी आंखों में फैसला देखकर मम्मी ने गहरी सांस ली थी, जैसे वो जानती थी
कि मेरी ज़िद मुझे एक और तूफ़ान की तरफ ले जाएगी, मगर उसके बाद उन्होंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की थी, बल्कि वो भी खामोश हो गई थी। शायद उन्होंने भी सब किस्मत पर छोड़ दिया था, मगर मैं ये जानती थी कि पापा के दिल में मेरे लिए जो नफ़रत पैदा हो चुकी थी, वो अब एक नया रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिन के बाद पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। वहाँ विराज भी मौजूद था और एक लड़का खड़ा हुआ था जो हमारे घर में बचपन से ही नौकर था। उसका नाम राजू था। वो मुझसे उम्र में पूरे 10 साल बड़ा था। मैं बचपन से उसको देखती आ रही थी। वो खामोश और शांत व्यवहार का इंसान था और वहाँ वो पापा के सामने हाथ बांधकर खड़ा हुआ था, जैसे पापा के किसी हुक्म का इंतजार कर रहा हो। पापा की आवाज़ में अजीब सा घमंड था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके शब्द आज भी मेरी आत्मा को अंदर तक जख्मी कर देते हैं। जब उन्होंने कहा था कि संध्या, आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैंने तुम्हारी शादी राजू के साथ तय कर दी है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से पापा को देखा, फिर राजू को देखा। वो भी मेरी ही तरह पापा को हैरानी से देख रहा था। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, पापा, आप ये क्या कह रहे हो? पापा ने मुझे काटती हुई नज़रों से घूरा था और कहने लगे कि हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तुम मेरे बिजनेस के लिए मनहूस हो, पढ़ाई का शौक भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कि तुम भी मेरे लिए एक बोझ से कम नहीं हो। लेकिन मैं चीख उठी थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मगर मेरी आवाज़ पहले कभी पापा ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी जो उस दिन भी सुनते, बल्कि उस दिन भी मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर रह गई थी। विराज भी खामोश था, जैसे वो भी पिता के फैसले पर कुछ नहीं कर सकता था। मैं चीखी चिल्लाती रही और बार बार पापा से यही पूछती रही कि आखिरकार मेरा क्या कसूर था, वो मुझे किस पाप की सज़ा दे रहे थे। मगर पापा तो अपना फैसला सुना चुके थे, जो किसी भी हाल में बदल नहीं सकता था, क्योंकि हमेशा से हमारे घर में वही होता आया था जो कि पापा कह देते थे। रात भर मम्मी पापा के कदमों में बैठी रही थी, उनको समझाती रही थी कि वो मेरे साथ जो कर रहे थे वो जुल्म था। भगवान के लिए वो ऐसा ना करते, क्योंकि मैं उनकी बेटी थी, उनका खून थी, वो मुझे बर्बाद ना करते। मगर पापा ने एक ही जवाब दिया था कि अगर ये घर में रही तो मेरा बिजनेस हमेशा के लिए डूबता रहेगा। बेहतर है इसे ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो इसे बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मैं तो अब इसे आगे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मम्मी की आंखों में आंसू थे। वो मुझे तब भी एक ही बात कहती थी कि मैं उनकी बात मान लेती और हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाती, क्योंकि मुझे खो देने का दुख तो शायद वो बर्दाश्त कर लेती, मगर जो जुल्म पापा मेरे साथ कर रहे थे, शायद वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मैं उनके गले लगकर रोते हुए कहने लगी थी, मम्मी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। मेरी शादी राजू के साथ सिंपल तरीके से हुई थी। मम्मी ने एक आखिरी बार पापा को समझाने की कोशिश की थी। उनसे कहा था कि आप बहुत ही जल्दबाजी में अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला कर रहे हो। हमारे बड़े से घर में सिर्फ पापा का ही हुक्म चलता था और उन्हीं का फैसला आखिरी फैसला होता था। इसलिए मेरी मर्जी जाने बिना मेरा और राजू का विवाह कर दिया गया था। मैंने सिर्फ पापा की खातिर राजू को स्वीकार किया था कि शायद पापा मुझसे खुश हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि मैं उनकी आज्ञाकारी बेटी थी। मगर पापा ने तो मुझे सच में बोझ समझकर बस उसे अपने सर से उतारकर फेंक दिया था। और जैसे सिंपल तरीके से मेरी शादी हुई थी, वैसे ही मेरी विदाई भी बिना किसी आशीर्वाद के कर दी गई थी और मैं हाथ पर हाथ रखकर सर झुकाकर पापा का हर फैसला मानती चली गई थी। आसपास के सभी लोग हैरान थे कि एक अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी एक नौकर से क्यों कर रहा है, मगर मेरे पापा ने किसी की परवाह नहीं की थी, बल्कि वो तो बहुत खुश थे कि उन्होंने मेरे जैसे बोझ को उतार फेंका था। मैं शादी के समय राजू के पास बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सा गर्व था, जैसे वो मुझसे शादी के बाद बहुत खुश था, क्योंकि जिस घर में उसने सारी जिंदगी नौकर बनकर जिंदगी बिताई थी, अब उसी घर की इकलौती बेटी को उसकी पत्नी बना दिया गया था। उसने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, मेरी मांग में सिंदूर भरा था। एक पल के लिए मेरा मन किया कि मैं ये सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, मगर फिर मैं जानती थी कि शादी से इनकार करना और यहाँ से जाने पर भी लोग मेरे पिता को ही बुरा भला कहेंगे। मेरे दिल पर खंजर सा चल गया था, मगर फिर भी मैंने खामोशी से शादी कर ली थी। लेकिन इस जबरदस्ती की शादी में टूटे सपनों की गूंज थी। राजू मुझे अपने छोटे से कमरे में ले आया था, जो घर के पिछले हिस्से में था। वहाँ एक पुराना सा पलंग, एक टेबल और एक टूटी हुई कुर्सी थी।
मैं जो कभी बड़ी कोठी के कमरे में पली बड़ी थी, अब एक नौकर की पत्नी थी। शादी के बाद कुछ समय तक तो विराज पापा से छुपकर मम्मी को लेकर मुझसे मिलने के लिए आता रहा था। फिर पापा के गुस्से की डर की वजह से विराज ने भी मुझसे मिलना छोड़ दिया था। जबकि मम्मी अक्सर पापा से छुपकर मुझसे मिलने आती थी। उनकी आंखों में आंसू और शर्मिंदगी होती थी, मगर मैं भी जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, इस सब में मम्मी का तो कोई कसूर नहीं था। वो तो पापा के सामने खुद बेबस थी। शादी को कुछ समय गुजर चुका था। मुझे लगा था कि मैंने अपने पापा की हर बात मानी थी। शायद वो इसी बात का मान रख लेंगे और शायद मेरी जिंदगी अब सुकून में आ जाएगी। मगर मैं हर बार की तरह इस बार भी गलत साबित हुई थी। मेरा पति शुरू शुरू में तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, मेरे साथ नरम दिल बनकर रहता था और ख्याल रखता था। वो मेरे सपनों और दुखों को सुनने की ज़रूर कोशिश करता था। शायद उसको भी इस बात का एहसास था कि पापा ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की थी, इसलिए शायद कभी-कभी वो मेरा दर्द महसूस करने की कोशिश करता था। मगर वक्त के साथ-साथ उसके व्यवहार में एक अजीब-सा बदलाव आने लगा था। एक दिन वो मेरा मोबाइल अपने हाथ में लेकर मुझसे कहने लगा था कि ये मोबाइल तुम्हें किसने दिया है? किसके पैसों से तुमने इसे खरीदा है? मैं तो उसके अंदाज पर और उसकी बेतुकी सी बात पर हैरान ही रह गई थी। मैं तो ये सोचने लगी थी कि क्या वो ये नहीं जानता था कि मेरा संबंध किस घर से था और मेरे पास एक महंगा मोबाइल तो हो ही सकता था। फिर भी वो मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहा था? वो मेरा अपना मोबाइल था, शादी से पहले का, मगर मुझे उस दिन राजू के शब्दों से डर महसूस हुआ था। तभी मैंने डरी हुई आवाज़ में उससे कहा था कि राजू, ये तो मेरा अपना मोबाइल है। ये तो तुम्हें पता ही है ना कि मेरे पापा के पास दौलत है। मगर उसने मेरी बात काट दी और कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मैं अच्छी तरह से जानता नहीं कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी कितनी परवाह है? अगर तुम्हारे पिता को तुम्हारी इतनी ही फिक्र होती तो वो तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं करते। तुमने तो कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी है। वरना ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि कोई पिता अपनी इकलौती बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म करे। उसकी बातें सुनकर मुझे आइडिया हो गया था कि जब मेरे पापा को ही मेरी कोई परवाह नहीं थी, तो राजू भी जान गया था कि मेरे पीछे कोई भी मुझे पूछने के लिए उसके पास नहीं आएगा। इसलिए वो मेरे साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकता था। उसको किसी का डर नहीं था। उसके चेहरे पर शक और गुस्सा बढ़ता गया था। उसने कहा कि ये मोबाइल पुराना है या नया? तुम्हें यहाँ किस चीज़ की कमी है जो तुम छुप छुप कर फ़ोन पर लगी रहती हो? तुम किसी से बात करती हो? वो मुझ पर अजीब सी नज़र डालने लगा था। मैं उसके सामने अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा क्यों करती? उसकी शक भरी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की थी। राजू, भगवान के लिए मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि मैं तो किसी से भी बात नहीं करती। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसी दिन से राजू के दिल में मेरे बारे में बदगुमानी ने जगह बना ली थी, क्योंकि उसको कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। वो मुझे अपनी हुकूमत समझने लगा था। वो अक्सर मेरी छोटी-छोटी बातों को गलत मोड़ देने लगा था। अगर मैं थोड़ी भी देर से पानी ले आती तो कहता, क्या तुम किसी को मैसेज कर रही थी जो इतना टाइम लगाकर आई हो? अगर मैं कभी थोड़ी उदास लगती तो कहता, क्या तुम्हें मुझसे शादी पर अफ़सोस हो रहा है या अभी भी कोई और तुम्हारे दिल में है जिसकी वजह से तुम्हारे पिता ने तुमसे अपना हर संबंध, हर नाता तोड़ दिया है? उसकी ये बातें मेरे दिल को चीर देती थी। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर हर बार वो और भी ज़्यादा गुस्सा करता था। मेरी मम्मी जब कभी मुझसे मिलने आती, तो मेरा मन करता था कि राजू उनके सामने ही मुझसे अच्छे से बात कर ले, मगर वो उनके सामने भी मेरे साथ बुरा व्यवहार करता था। और जब मम्मी चली जाती थी, तो वो मेरे ऊपर ताने बरसाता था कि ये सब नाटकबाजी मत करो, अपनी माँ को ज़्यादा यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि वो तुम्हें उकसाती है। मेरी आत्मा टूटने लगी थी। मैं जानती थी कि मम्मी खुद किस हाल में थी। पापा के जुल्म सहते-सहते वो खुद भी अंदर से बुझ गई थी। वो सिर्फ अपनी बेटी की शक्ल देखने आती थी ताकि उनके दिल को तसल्ली मिलती रहे, मगर राजू को ये भी बर्दाश्त नहीं था। एक रात राजू घर देर से आया था। जब मैंने उसे देर से आने की वजह पूछी, तो वो अचानक बिखर गया। मैं जानती थी कि वो ड्रिंक करता है। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? तुम्हारे चेहरे पर लगी हुई बेवफाई मैं साफ देख सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी कि मैंने आखिरकार उसके साथ क्या बेवफाई की थी। वो तो हमारा पुराना नौकर ही था। मेरी तो शादी भी उसके साथ जबरदस्ती की गई थी,
मगर फिर भी मैं उसकी इज्जत करती थी, यही सोच करके कि शायद वो मुझे समझ जाएगा। मगर उल्टा वो तो मुझ पर ही शक करने लगा था। मेरे पूछने पर भी उसने जोर से मेरा हाथ मरोड़ दिया था और झंझोड़ कर चला गया था कि सच बताओ, तुम किसी से बात करती हो? कौन है वो? मेरी चीखें निकल गई थी। मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो और भी ज्यादा सख्ती से पकड़ता गया था। उस रात पहली बार राजू के हाथों ने मेरा शरीर जख्मी किया था। उसके बाद मेरी जिंदगी एक कैद खाना बन गई थी। राजू का शक दिन ब दिन बढ़ता गया था। वो मेरे हर कदम पर नजर रखता था, मेरा मोबाइल चेक करता था, मेरे कपड़ों पर एतराज करता था। अगर मैं थोड़ी सी भी मुस्कुरा देती तो कहता था कि किसके ख्यालों में खोई हुई हो। मम्मी को भी शायद पापा ने मना कर दिया था, तभी तो उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आना बंद कर दिया था। मैं अंदर ही अंदर घुलने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि चीख चीख कर सबको अपनी बेगुनाही और बेकसूर होने का यकीन दिलाऊं, मगर मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। हर बार मेरा गला सूख कर रह जाता था। मैं सिर्फ खामोशी से आंसू बहाती रह जाती थी। अभी तो मैं सदमे से भी नहीं निकल पाई थी कि मेरे पिता ने मुझे मेरी ही माँ से मिलने से मना कर दिया था, तो दूसरी तरफ राजू भी मुझ पर बेवजह की रोक टोक और सख्ती करने लगा था। वो मुझे ना ही धूप में कमरे से निकलने देता था और ना ही रात के अंधेरे में मैं अपने कमरे से निकल सकती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी किसी के साथ दोस्ती थी, मैं किसी से मोहब्बत करती थी। तभी तो मेरे पिता ने मेरी शादी उस नौकर के साथ कर दी थी। आखिर एक दिन मम्मी बहुत मुश्किल से छुपकर मेरे पास आ गई थी। उन्होंने मुझे देखा तो मेरे चेहरे पर नील और आंखों के आसपास सूजन देखकर कांप गई थी। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की थी, मगर वो मेरी माँ थी और माँ की आंख कभी धोखा नहीं खा सकती। वो मेरा चेहरा थाम कर रोने लगी थी और मुझसे कहने लगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए हमेशा खुशियों की प्रार्थना की थी। ये कैसा भाग्य है जिसमें तुम्हारे हिस्से में सिर्फ दुख आए हैं। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम इस सबसे कहीं दूर भाग जाओ, मगर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने उनका हाथ पकड़कर उनको समझाना चाहा था। कहा था कि मम्मी, आप कुछ नहीं कहोगी। अगर पापा को पता चल गया कि आप मुझसे मिली हैं तो वो आपको और भी तकलीफ देंगे। इसलिए बहुत मुश्किल से मैंने मम्मी को मना कर दिया था कि वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से पापा उन पर भी कोई अत्याचार करते। मैंने राजू का दिल जीतने की कोशिश की थी, मगर उसका व्यवहार अब पूरी तरह से जालिमाना हो चुका था। वो मुझे घर से निकलने तक नहीं देता था। अगर मैं खिड़की में बैठकर गली में खेलते बच्चों को भी देखती थी तो वो मुझ पर तब भी शक करता था और कहता था कि किसको देख रही थी, किससे बातें कर रही थी। मैं हर बार सफाई देती थी, मगर वो मानने को तैयार नहीं होता था। कभी कभी वो कहता था कि तुम जैसी लड़कियां वफादार नहीं होती, क्योंकि अगर तुम वफादार और इज्जतदार लड़की होती तो तुम्हारा पिता कभी भी तुम्हें मेरे हवाले नहीं करता। मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। उसके शब्द मेरे दिल को छलनी कर देते थे। उसके शब्द मेरे दिल पर जख्म छोड़ देते थे, मगर मैं खामोश रहती थी। मेरा मन करता था कि मैं जोर जोर से चीखें मारूं, सब कुछ छोड़ दूं और फिर खुद को आईने के सामने खड़ा करके खुद से ही पूछूं कि आखिर तुम पत्थर की बनी हुई हो क्या? आखिर तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? मगर फिर भी खामोश रही। मेरे वो दिन बहुत अजीब गुजरने लगे थे, क्योंकि जब भी वो घर आता था तो मुझ पर बेवजह चिल्लाना शुरू कर देता था और सोने के लिए लेट जाता था। मेरे दिमाग में वो लम्हे आने लगे थे जब मैं मम्मी की गोद में सर रखकर अपने सपने उन्हें सुनाया करती थी और मेरी मम्मी कहती थी कि मेरी बेटी की जिंदगी से एक दिन सारी परेशानियां निकल जाएंगी और वो हमेशा हमेशा खुश रहेगी। अब मेरी हर रात बस भीगते हुए तकिए पर ही गुजर जाती थी। मगर एक रात ऐसी भी आई थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। उस रात बहुत सन्नाटा था, हवा तेज तेज चल रही थी और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, जो ये गवाही दे रहे थे कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं कमरे में बैठी हुई रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी। राजू घर आया तो हमेशा की तरह गुस्से में था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। हमेशा की तरह उसने मुझे देखते ही जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और चिल्लाते हुए कहने लगा, आज तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम हमेशा के लिए याद रखोगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम मेरे साथ जो चाहे वो करती रहोगी। तुम मेरे साथ बेवफाई कर रही हो। मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी बेवफाई साफ नजर आती है। मैं बुरी तरह से डर रही थी। हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि जैसा तुम सोचते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ। उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है। उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया था। उसने शराब पीने के बाद एक केन निकाली और उसका ढक्कन खोलकर मुझ पर डालने लगा था। वो पेट्रोल था। पेट्रोल की खुशबू जैसे ही मुझे आई तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मुझ पर पेट्रोल क्यों डाल रहा है। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरी सांसें बंद हो गई हैं। मेरी चीखें गले में दब गई थी। मैंने हाथ जोड़े थे, उससे कहा था कि मुझे माफ़ कर दो। हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मगर जब वो माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक बिजली चमकी। गरज की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि चमक के साथ साथ बादल फटने लगा था। मेरा दिल ज़ोर से धड़का था। एक लम्हे के लिए राजू का ध्यान हट गया। तभी मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और उसे ज़ोर से धक्का दिया था और खुद ज़ोर से भगवान का नाम लेकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी। उस समय मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं थे, बल्कि हवा में उड़ रहे थे। मैं तेज़-तेज़ भाग रही थी। वो पीछे से चिल्ला रहा था, वापस आ, वरना तुझे जान से मार दूंगा। मगर मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की थी और तेज़ बारिश बरसने लगी थी। मेरे कपड़े भीग गए थे, सांस उखड़ने लगी थी, मगर मैं रुकने वाली नहीं थी। मेरी जान के साथ-साथ मेरी आत्मा भी आज़ाद होने के लिए तड़प रही थी। सारी गलियां सुनसान थी। मेरे शरीर से पेट्रोल की बदबू आ रही थी। बारिश से भी वो खत्म नहीं हो सकी थी। मैं कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे को छूने लगी थी। मेरे कानों में राजू की आवाज़ गूंज रही थी कि आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक इंसान भी थी। मुझे भी तो जीने का हक था। हर मोड़ पर मुझे लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। कई घंटे भागने के बाद मुझे एक वीराने में छोटी छोटी झुग्गियां नजर आई थी। तो मैं थकान से चूर होकर और भूख से निढाल होकर डर की वजह से भी इस बस्ती में दाखिल हो गई थी। वो शायद भिखारियों की बस्ती थी, मगर मुझे विश्वास था कि वहां मुझे मेरे पापा या राजू नहीं ढूंढ सकते थे। इसलिए मैं बेफिक्र होकर एक झुग्गी के बाहर बैठ गई थी। वो झुग्गी शायद किसी बूढ़ी औरत की थी। जब इस बूढ़ी औरत ने मुझे देखा तो मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे अपने साथ अपनी झुग्गी में ले गई थी। इस बूढ़ी औरत का नाम चंपा था और इस झुग्गी में वो अकेली रहती थी। और वो मुझे अपने साथ शायद इसीलिए ले गई थी ताकि उसको भी कोई सहारा मिल जाता, और इस तरह उसको सहारा और मुझे पनाह मिल गई थी। और मैं चंपा आंटी के साथ इस झुग्गी में रहने लगी थी। मैंने एक लंबे समय के बाद खुली हवा में सांस लिया था। सिर्फ एक ही इंसान था जिसकी मुझे बेपनाह याद आ रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। मैं सोचने लगी कि काश मैंने पहले ही उनकी बात मान ली होती, पहले ही मैं घर से भाग जाती तो मेरे साथ इतनी ज्यादती ना होती। इस झुग्गी में मुझे अपना वो बड़ा घर याद आया था जहां मैंने हमेशा अमीरों वाली जिंदगी बिताई थी। इस औरत की झुग्गी छोटी सी थी, मिट्टी और लकड़ी के टुकड़ों से बनी हुई थी, जिसके एक कोने में पुरानी चारपाई थी। मगर उस समय मेरे लिए वो झुग्गी किसी महल से कम नहीं थी। इस बूढ़ी औरत ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे हौसला दिया था और कहा था कि तुम मुझे अच्छे घर की लगती हो बेटी, मगर ना जाने किस वजह से ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। ऊपर वाला जिसे चाहे जहाँ चाहे पहुँचा देता है। मैं इस औरत के सफ़ेद चेहरे को देखकर हैरान थी। वो भीख मांगने वाली औरत सारा दिन बस्ती के दरवाज़ों पर भीख मांगने जाती थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी माँ जैसी नरमी थी। उस रात मैं उसके साथ चूल्हे के पास दुबककर सो गई थी। मेरी आंखों में बार बार मम्मी का चेहरा आता था और मैं सोचती थी कि काश पापा ने मुझे अपनी बेटी माना होता तो मुझे ऐसे दर बदर न होना पड़ता। जब मुझे उस झुग्गी में 2 दिन गुजर गए तो एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि हम भी भिखारी लोग हैं, भीख ही हमारा सहारा है। अगर तुम्हारे दिल को बुरा न लगे तो तुम मेरे साथ भीख मांगने के लिए चलना। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा था और कहा कि आंटी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मगर वो हंसने लगी और कहने लगी कि भीख मांगने के लिए कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने आंसू दिखाने ही काफ़ी होते हैं। इस तरह मेरा नया सफ़र शुरू हो चुका था। मैंने अपने चेहरे पर एक पुराना सा दुपट्टा लपेट लिया था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। फिर धीमे धीमे कदमों के साथ आंटी के साथ गली गली दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। वो लोगों को आवाज़ लगाती थी और मैं उनके पीछे छुप जाती थी। कभी कोई रोटी फेंक देता था, कभी कोई बची हुई सब्जी दे देता था, कभी लोग डांट देते थे, कभी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक सुकून था कि अब कोई राजू मेरे पीछे नहीं है। भिखारन बनना मेरे लिए आसान नहीं था। शुरू में जब लोग घूर कर मुझे देखते थे तो मेरा सर झुक जाता था।
जब कोई बच्ची को पीछे हटाकर कहता था कि चलो हटो, भिखारन आ गई है। ये सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या यही मेरी किस्मत थी। पापा ने मुझे राजू के हवाले किया था। राजू ने मेरी आत्मा जला दी थी और अब मैं अकेली भिखारन बन गई थी। लेकिन हर कदम पर चंपा आंटी कहती थी कि ये भीख नहीं है, ये ऊपर वाले का दिया हुआ देन है। हम मेहनत वाले नहीं मगर सब्र वाले हैं। उनकी बातें मेरे दिल को सहारा देती थी। हर रात जब मैं झुग्गी में वापस जाती थी तो मैं टुकड़े टुकड़े रोटी खाते हुए सोचती थी कि काश मम्मी मेरे पास होती। उनकी मुझे बहुत याद आती थी और मैं रोती रोती सो जाती थी। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उनसे दोबारा ज़रूर मिलूंगी। वो दिन भी मामूली दिनों की तरह ही था। चंपा आंटी और मैं सुबह सवेरे बस्ती के करीब एक मोहल्ले की गलियों में निकले थे। दोपहर को जब धूप तेज हुई तो हम वापस बस्ती की तरफ लौट आए थे। जब बस्ती के कच्चे रास्ते पर एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी, दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला था। उसकी आंखों में अजीब सा घमंड था। वो सीधा मेरी तरफ आया तो मैं घबराकर पीछे हट गई थी। चंपा आंटी ने मुझे अपने पीछे छुपाने की कोशिश की थी, मगर उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहने लगा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक गई थी। सुंदर, ये शब्द मैंने सालों बाद सुना था। राजू के तानों, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स और इन गलियों के बीच मुझे लगा जैसे वो शब्द सपने की तरह मेरे कानों में गूंज रहा है। तब वो मुझे ध्यान से देखते हुए कहने लगा कि मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूँ और मैं तुम्हें मॉडल बना सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में एक कहानी छुपी हुई है और मैं एक ऐसी कहानी दिखाना चाहता हूँ। मैं तो उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। चंपा आंटी को शायद पता था कि बस्ती में ऐसे लोग आते जाते रहते हैं जो गरीब लड़कियों को बड़े सपने दिखाकर ले जाते हैं। तभी वो कहने लगी कि देखो साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तब वो हंसने लगा और कहने लगा कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि ये लड़की भीख मांगती नहीं बल्कि बस तुम्हारे साथ चलती रहती है, और उसकी चाल ढाल देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कोई गरीब लड़की है या फिर भीख मांगती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अंदर कहीं उम्मीद ने सर उठाया था, मगर मैं डर भी रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए उससे कहा कि मैं तो एक भिखारन हूँ, मॉडल बनना मेरे बस की बात नहीं है। वो मुझे समझाने लगा कि मैं तुम्हारी तकदीर बदल सकता हूँ, एक कदम उठाने की देर है। उस रात मैंने कांपते दिल के साथ चंपा आंटी को सब बता दिया था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। मैंने चंपा आंटी के हाथ पकड़े और रोने लगी थी कि मैं भीख मांगने का काम नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरे पापा मुझे देखें और गर्व करें। चंपा आंटी ने मुझे खबरदार किया था और कहा था कि होशियार रहना, जो लोग दौलत और शोहरत देते हैं वो कभी कभी आत्मा भी छीन लेते हैं। मगर मैं हिम्मत कर चुकी थी कि मुझे इस झुग्गी से निकलकर कुछ बड़ा करना था। तभी अगले दिन मैं हिम्मत करके उस आदमी की गाड़ी में बैठ गई थी। मेरा दिल डर रहा था, मगर कहीं एक सपना जिंदा हो गया था। उस आदमी का नाम विनोद कपूर था। वो मुझे अपनी कंपनी में ले गया था। वहाँ बड़ी बड़ी फोटोज लगी हुई थी। लड़कियाँ मॉडलिंग के पोस्टर्स में जगमगा रही थी। वो मुझे कहने लगा कि एक दिन तुम्हारी फोटो भी वहाँ होगी। उसकी कंपनी में बहुत बड़े बड़े कमरे थे और हर कमरे में एक नई लड़की थी। अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। मुझे नए कपड़े दिए जाते थे, चलने और मुस्कुराने का अंदाज बताया जाता था। मिरर के सामने खड़ी होकर जब मैं अपने आप को देखती तो हैरान रह जाती थी कि ये वही लड़की है जो अपने पिता के घर थी। तब मुझे विनोद पर यकीन होने लगा था कि उसकी नज़रों ने धोखा नहीं खाया था। मैं भला कहाँ से भीख मांगने वाली लगती थी, जब मैं थी ही नहीं ऐसी तो। पहली बार मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, मगर साथ ही दिल में एक डर भी था। मेरा पहला शूट एक बड़े ब्रांड के लिए था। रोशनी से भरा हुआ कमरा जहाँ कैमरे लगे हुए थे। लोग मेरे आसपास घूम रहे थे। मैं डर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और मम्मी को याद किया था। फिर आंखें खोली और कैमरे के सामने पहली बार अपनी मुस्कुराहट दी थी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मैं दोबारा जन्म ले रही हूँ। कुछ ही महीनों के बाद मेरा नाम शहर के अखबार और बिल बोर्ड पर आने लगा था। लोग मुझे पहचानने लगे थे। वही लोग जो भिखारन कहकर हंसते थे अब मेरी फोटो पर गर्व से बात करने लगे थे। मगर हर शोहरत के साथ आजमाइश भी आती है। कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं। सोशल मीडिया पर कोई कहता था कि कितनी मासूम है, तो कोई ताना देता था कि ये भी एक रात में चमकने वाली है। मैं जानती थी कि वो रास्ता आसान नहीं था, मगर अंदर कहीं मम्मी की प्रार्थना मुझे सहारा देती रही थी।
मुझे शोहरत तो मिल गई थी, इज्जत भी मिल गई थी, मगर मेरे दिल में एक कमी थी कि मैंने मम्मी पापा को अभी तक नहीं देखा था। हर रोशनी, हर कैमरे के बीच मेरा दिल कहता था कि ये सब कुछ मुझे पापा को दिखाना है, उन्हें बताना है कि उनकी बेटी किसी से कम नहीं है और सर उठाकर खड़ी है। मेरी जिंदगी के वो दिन सपने की तरह गुजरने लगे थे। मैं हर रोज नई रोशनियों और नए कैमरों और नए लोगों के बीच खड़ी होती थी। कभी एडवर्टीजमेंट में, कभी फैशन शो में, कभी इंटरव्यू में मेरा नाम अब हर जुबान पर था। लोग मुझे पहचानते थे, सराहते थे और कभी-कभी तो जलन भी करते थे। मगर फिर भी मेरे अंदर कहीं एक कमी थी। मैं चाहे जितनी बड़ी मॉडल बन गई थी, मेरी आत्मा बार-बार एक ही बात दोहराती थी कि पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। मैं उनके लिए इतना ही बोझ बन गई थी कि उन्होंने मुझे अपने ही घर के नौकर के हवाले कर दिया था, जिसने मुझ पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए थे। वो सवाल मुझे रातों को जगाता रहता था। रोशनियों के बीच भी मेरा दिल अंधेरे में डूबा रहता था। ऐसे ही मुझे मॉडलिंग करते हुए 3 साल गुजर गए थे। तो एक दिन जब मैं एक बड़े 5 स्टार होटल में फैशन शो के लिए गई थी, वहाँ बड़े-बड़े पॉलिटिकल नेता, बिजनेसमैन्स आए हुए थे। मैं रैंप पर उतरी तो रोशनी ने मेरा वेलकम किया था। तालियां बज रही थी, कैमरे चमक रहे थे और मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने एक टेबल पर पड़ी, वहाँ मेरे पापा थे। उनको देखकर मेरी सांसें रुक गई थीं। वही सख्त चेहरा, वही घमंड, वही रौब, मगर उनकी आंखों में आज कुछ और था, जैसे हैरानी हो। और मैं शर्मिंदगी में उनको देखकर वैसे ही डर गई थी, जैसे मैं छोटी उम्र में उनका फैसला सुनकर डर गई थी। मगर मैंने हिम्मत करके अपना शो कंप्लीट किया था। मगर जब शो खत्म हुआ तो मीडिया और रिपोर्टर्स मेरे आसपास इकट्ठा हो गए थे। जब सब लोग जाने लगे तो पापा खामोशी से एक कोने में खड़े थे। मैंने ही हिम्मत की और उनके पास चली गई तो वो मुझे देखकर दंग रह गए थे। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा कि पापा, आज आपकी बेटी सर उठाकर खड़ी है। कि आपको याद है, आपने मुझे शराबी और दरिंदे राजू जैसे घटिया इंसान के हवाले कर दिया था। कि आपने कभी सोचा भी था कि वो दिन मेरी जिंदगी को नर्क बना देगा? पापा ने अपनी नजरें झुका ली थीं। उनकी आंखों में पहली बार घमंड की जगह पछतावा था। तब भी वो मेरे सामने टूट गए थे। आखिर मैं उनकी बेटी थी, उनका खून थी। उनका दिल इतना भी सख्त नहीं हो सकता था। उन्होंने जैसे मेरे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया था। कहा कि बेटी, मैंने सोचा कि लड़की बोझ होती है। मैंने अपने घमंड के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया था। मुझे तो हमेशा से बेटा चाहिए था, मगर मैं भूल गया था कि बेटी भी किसी से कम नहीं होती। और आज मैंने देख लिया है कि तुम किसी से कम नहीं हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं उन पर चीखूं, उनसे बदला लूं, मगर मेरा दिल इतना सख्त नहीं था। जब मेरे पापा ने मुझे अपना लिया तो इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। आज मैं और विराज मिलकर पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं और साथ में मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ। चंपा आंटी को भी मैं अपने साथ ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मुश्किल समय में उन्होंने मेरा साथ दिया था, मेरी हिम्मत बंधाई थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो मैं शायद अपनी ही जान ले लेती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।